तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक महिला होती है, उसका कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद फिर पुलिस आती है, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हो जाता है कि हाँ, इस महिला का गला घोट के कत्ल किया गया। उसके बाद इसको बाकायदा जलाया गया है। इतना होने के बाद चूँकि महिला जिस घर की बहू थी उन्हीं के ऊपर शक गया, तो जब शक हुआ तो फिर पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करते हैं। मामला कोर्ट में जाता है। इधर इस महिला की पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होने के बाद फिर ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में सालों तक ये मुकदमा चलता है। सारी चीज़ें बीत जाती हैं, वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है। इसी बीच जब इस घटना के 14 साल बीतते हैं तभी अचानक से ये जो महिला थी पुलिस वालों के सामने आ जाती है। अब पुलिस वालों के सामने जैसी ये महिला आई तब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। थाने के जो लोग थे वो बदल गए थे। कितने पुलिस वाले ऐसे थे जो रिटायर हो चुके थे। इस घर के न जाने कितने लोग, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन जब 14 सालों बाद ये महिला पुलिस वालों के सामने आई, उसके बाद इस केस का खुलासा हुआ। साथ ही ये पता चला कि जो महिला थी जिसका बाकायदा पुलिस के सामने अंतिम संस्कार हुआ, जिसका पुलिस ने ही एक तरह से पोस्टमार्टम कराया, सारी चीज़ें पूरे गांव के सामने हुई, वो महिला 14 साल बाद जिंदा खड़ी है। तो फिर यहीं से ये सवाल उठा कि जब ये जिंदा है तो मरी कौन थी। तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली ये मिस्ट्री है। तब सीधा सीधा इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है गुजरात के पाटन से। गुजरात के पाटन में एक गाँव जिसका नाम है बालवा गाँव, और इसी गाँव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था अमृतलाल। उनके 2 बेटे, एक बेटे का नाम प्रहलाद था, दूसरे का नाम प्रकाश। प्रहलाद बड़ा था, प्रकाश छोटा था। प्रहलाद की शादी हुई, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। इसके बाद ये हुआ कि प्रकाश के लिए भी रिश्ता देखा जाए। साल 2001 में जो प्रकाश है उसकी शादी हो जाती है। साल 2001 में जो प्रकाश है उसकी शादी एक लड़की जिसका नाम है विकी बहन, उम्र बामुश्किल 18 से 19 साल रही होगी, विकी बहन से इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी इसकी भी आगे बढ़ी। उसके बाद एक बच्चा भी हो गया। अब शादी हो गई, उसके बाद बच्चा भी हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं प्रकाश को भी लगने लगा, साथ ही बाकी परिवार वालों को भी लगने लगा कि बच्चा हुआ है तो फिर बीवी भी है, बच्चा भी है, कुछ जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए, खुद का कुछ करना चाहिए, कुछ जॉब, कुछ नौकरी। इसीलिए जो प्रहलाद का भाई प्रकाश है वो नौकरी के सिलसिले में पहले चला जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में थोड़े वक्त तक नौकरी करता है। लेकिन इधर जो बीवी है विकी लगातार कहती है कि यहाँ पे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी नहीं है। एक काम करो, मेरे कुछ रिश्तेदार मुंबई में हैं, आप वहाँ चले जाओ। वहाँ जाओगे तो वहाँ बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, वहाँ कुछ मेरे मायके के लोग हैं तो शायद आपको बढ़िया जगह भी मिल जाए, ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। बीवी की ये बात प्रकाश को समझ में आ जाती है। उसके बाद प्रकाश चला जाता है नौकरी करने। साल दर साल गुजरते रहे। साल 2005 आ गया। साल 2005 तक जो प्रकाश था उसने ठीक ठाक पैसा कमा लिया था। ठीक ठाक नौकरी उसकी चल निकली। वहाँ उसने एक फ्लैट भी ले लिया, पैसे भी ठीक ठाक हो गए। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो फिर ये हुआ कि अब बीबी को मायके से या फिर जहाँ है इस समय ससुराल से उसके, वहाँ से इधर लाया जाए मुंबई ला के यहीं पे अपने बच्चे को पढ़ाया जाए, बीबी को भी अच्छी ज़िंदगी दी जाए। इसीलिए साल 2005 में वो कहता है कि अपने माँ बाप से कि मैं अपनी बीबी को यानी विकी बहन को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है लेके जाओ। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। तैयारी भी होने लगी कि अब विकी जो है वो जाएगी। लेकिन इसी बीच 5 तारीख को यानी 5 फरवरी साल 2005 को जो विकी का बेटा था अचानक से कमरे में रात में रोने लगता है। अब कमरे में रात में रोने लगता है तो जो ससुराल था, चूँकि पति तो मुंबई में था, तो यहाँ पे उसकी सास, उसका ससुर यानी अमृतलाल, यही 2 लोग थे। बाकी जो प्रहलाद था वो कहीं और रह रहा था। तो फिर जब रोता है बच्चा तो फिर सास ससुर उठते हैं। उठने के बाद देखते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा, और बच्चा रो रहा तो माँ क्यों नहीं चुप करा रही या फिर दूध वगैरह क्यों नहीं पिला रही। उसके बाद ये लोग कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि माँ गायब। अब जब देखते हैं माँ गायब तो फिर ये लोग थोड़ा परेशान होते हैं। फ़ौरन खोजबीन शुरू होती है। देखते ही देखते गाँव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद फिर खोजबीन आगे बढ़ती है। इधर उधर की जगहों पे खोजा जाने लगा। घर के आसपास के खेतों खलिहानों में खंगाला जाने लगा, और ऐसे ही खेत में इस महिला की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी बुरी तरह जल चुकी थी, मानो चेहरे से पहचान पॉसिबल नहीं थी।
लेकिन चूँकि जो कपड़ा लत्ता था, पहनावा ओढ़ावा, वो इसी का था। तो फ़ौरन सारे लोग पहचान करते हैं कि ये जो महिला है, ये जिसकी डेड बॉडी है, ये विकी बहन की है। फ़ौरन मामला पुलिस में जाता है, पुलिस भी मौके पे आती है। आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो सारा खेल ही पलट गया, क्योंकि अब तक गांव वालों को लग रहा था कि जो महिला है इसने सुसाइड किया होगा, हो सकता है कुछ झगड़ा रहा हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो निकल के आया कि इस महिला का गला दबा के कत्ल किया गया। अब जैसे ये थ्योरी निकल के सामने आई तो फिर पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो सास ससुर के इर्द गिर्द घूमने लगी। इतनी ही देर में जो भीखी बहन है, उसके जो मायके वाले थे, खिमाना, इस जगह से बालवा गांव से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे था, वहाँ से उसके माँ बाप आ गए। उन्होंने सीधा सीधा FIR कर दी सास ससुर के ऊपर कि इन्होंने ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया, साथ ही मार दिया। अब FIR हुई तो फ़ौरन ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए। इधर प्रकाश भी आता है। आने के बाद फिर मुकदमा चलता है। अब पोस्टमार्टम हो गया तो बाकायदा पुलिस आई बॉडी को लेके, चूँकि यहाँ दिक्कत थी कि डाउट यही था और जो मुकदमा चल रहा था कि इन्हीं लोगों ने जला के मारा, तो फिर ये भी था कि कहीं लाश के साथ कोई बर्बरता ना हो, कुछ ऐसा वैसा काम न कर देंगे लोग। तो बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में उस बॉडी का अंतिम संस्कार कराया गया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। साल 2005 से ही जो अमृतलाल थे, यानी भीखी बहन के ससुर और उनकी बीवी, इन दोनों पे ही मर्डर का मुकदमा चलने लगा। साल 2005 से ये मुकदमा चला। साल 2006 आते आते जो अमृतलाल थे, इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी 2 लोगों के ऊपर मुकदमा था, उनमें से एक जो था उसकी मौत हो गई। मुकदमा चलता रहा। मुकदमा केवल माँ के ऊपर था। माँ के ऊपर भी बाकायदा मुकदमा चल रहा। माँ लगातार पेशी पे जा रही, लगातार बस एक ही अपील, एक ही गुहार लगा रही कि मैं भी बेकसूर हूँ, मेरे जो पति थे वो भी बेकसूर हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। अच्छा, इधर पुलिस को भी अपनी चार्जशीट लगानी थी, अपना एक फाइनल कंक्लूजन देना था कि कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ। पुलिस वाले भी तमाम जांच पड़ताल करते हैं, तमाम तरह के साक्ष्य जुटाते हैं, तमाम तरह की मिन्नतें करते हैं, तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, न जाने क्या क्या, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता कि कैसे इन दोनों ने ही कत्ल किया। यानी कत्ल तो हुआ था, ये बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गई, लेकिन कत्ल करने वाला अमृतलाल और उसकी बीवी ही थी, ये कहीं से प्रूफ नहीं हुआ। अब जब कहीं से प्रूफ नहीं हुआ तो फिर मामला 1 आध साल तक और कोर्ट में चला। फिर जो पति था वो तो मर ही चुका था, यानी अमृतलाल। उसकी बीवी, यानी जो मरने वाली है भीखी बहन, उसकी सास, उसको भी जमानत मिल गई। इधर आलम यह हुआ कि अब गांव वाले भी तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि जब बीवी की मौत हुई थी प्रकाश की, यानी भीखी बहन की, तो सबको यही लगने लगा कि इन्होंने ही मारा। चूँकि मर्डर का मुकदमा भी चला तो गांव वालों में तरह तरह की बातें। इधर जब अमृतलाल की मौत हुई तो सबने यही कहा कि एक निर्दोष महिला को आपने मारा था, उसी का ये नतीजा है। लिहाजा प्रकाश अपने बच्चे को लेके चला जाता है मुंबई, वहीं पे रहता है। इधर जो भीखी बहन की सास थी वो बाकायदा प्रहलाद के साथ रहने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। साल 2013 आते आते तो जो सास थी उसकी भी मौत हो गई। इधर जो मामला था वो फाइलों में दबा रहा। गांव वाले भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए। इधर जो प्रकाश था उसको भी कैंसर हो गया। अब प्रकाश को कैंसर हुआ तो फिर गांव वालों ने कहा कि वही पाप है, एक महिला की मौत हुई थी, उसको न्याय नहीं मिला, ससुर जो था वो छूट गया, उसके बाद सास जो है उसको भी जमानत मिल गई, तो पाप है तो पाप जाएगा कहाँ। लिहाजा प्रकाश के रूप में निकल रहा प्रकाश को कैंसर हो गया। बहरहाल प्रकाश कहे भी क्या, चूँकि पूरा गांव यही बात बोल रहा था। प्रकाश अब जब देखता है कि अब नौकरी वगैरह मुझसे हो नहीं पाएगी, कैंसर लीवर में है एकदम, अब मर जाऊँ कि तब मर जाऊँ कुछ पता नहीं, तो वो भी अपने बच्चे को मुंबई से लेके पहले अपने गांव आता है। लेकिन गांव वालों का ताना, गांव वालों का टोंट इस हिसाब से था कि प्रकाश को भी लग गया कि अब यहाँ रहना एक तरह से मुश्किल है। तरह तरह के लोग बातें करते हैं, जितने लोग देखने आते हैं इनडायरेक्टली यही करते हैं कि आपके यहाँ एक महिला का कत्ल हुआ था, उसको बुरी तरह जला के मारा गया था, उसका गला घोटा गया चंद पैसों के लिए, तो उसी का पाप है जो निकल के सामने आ रहा। तो लगातार जब ये ताना मिलने लगा तो फिर प्रकाश को भी लगा कि यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद अपने बेटे को लेके चला जाता है अहमदाबाद और अहमदाबाद में ही रहने लगता है। और बीच बीच में कभी कभार खेत बाड़ी देखने इधर आता। बाकी उसी अहमदाबाद में अपने बच्चे को लेके रहता, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा, उम्र उसकी धीरे धीरे बढ़ रही। साल दर साल गुजरते रहे। लगभग इस पूरी घटना को 14 साल बीत गए। 14 साल तक सबको यही लगता रहा कि जो महिला थी मरने वाली भीखी बहन, उसके कातिल कोई और नहीं, अमृतलाल और उसकी बीवी थी।
साल 2019 आ गया, 14 साल बीत गए इस घटना को। सारे लोगों के अंदर से ये बात लगभग मिट चुकी थी। जो प्रकाश था उसके भी मन का घाव लगभग भर ही चुका था। गांव वालों के भी यादों पे एक तरह से पर्दा पड़ चुका था। लेकिन इसी बीच लगभग जुलाई महीने में, साल 2019 के जुलाई महीने में, जो प्रकाश है उसके मोबाइल की घंटी बजती। रात के लगभग 9 बज रहे थे। जुलाई का महीना था। जो प्रकाश था, आप किस्मत का खेल देखिए कि जिस जगह पे डेड बॉडी मिली थी सेम उसी जगह पे वो घूम रहा था। शायद कुछ खेत में कुछ काम करने गया था। अब जैसे ही फ़ोन आता है, फ़ोन वो उठाता है। फ़ोन करने वाला बताता है सामने से कि मैं पालमपुर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, और अगर आपके पास आपकी बीवी की कोई फ़ोटो हो, यानी जो आपकी बीवी थी विकी बहन, अगर उसकी कोई तस्वीर हो तो आप हमें भेज दीजिए। अब जिस खेत में डेड बॉडी मिली थी सेम वहीं से ऐसा फ़ोन आना, प्रकाश पहले तो सख्ते में आ गया कि क्या भूत प्रेत है, क्या है। थोड़ा सा घबराता भी है। कहता है कि मेरे पास कोई तस्वीर नहीं, आप फ़ोन रखिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मन में उत्सुकता भी थी कि कहाँ से फ़ोन आया। पूछता है तो फिर बताते हैं कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। उसे अजीब लगा कि ये क्राइम ब्रांच है, क्या बोल रहा। बीवी को मरे इतने साल, 14 सालों बाद कोई तस्वीर मांग रहा। वो कहता है कि साहब मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, एक काम कीजिए, आप मेरे भाई प्रहलाद से बात कर लीजिए। अब अगले दिन प्रहलाद को फ़ोन जाता है। प्रहलाद का इससे नंबर लिया गया था। प्रहलाद से भी सेम बात बोली गई कि तस्वीर भेज दीजिए। उसके बाद फिर तस्वीर, प्रहलाद, चूँकि तस्वीर तो था नहीं लेकिन घर में एक पुरानी फ़ोटो जो इस पर हार लगा के टांगा गया था एक निशानी के रूप में, वही फ़ोटो थी, उसी को क्लिक करके भेजा गया। तस्वीर देखने के बाद फिर सामने से फ़ोन आया। इस बार उसने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद न केवल प्रहलाद के पैरों तले ज़मीन खिसकी, बल्कि उसने जिसको भी बताया वो सारे लोग शक्ते में आ गए थे कि ये क्या बोल रहा। दरअसल दोबारा जो फ़ोन आया उसमें जो शख्स था जिसने अपने आप को कहा था कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, उसने कहा कि आप आ जाइए, क्योंकि जिस महिला की आपने तस्वीर भेजी है ये महिला भी जिंदा है। जैसे ये बात सारे लोग सुनते हैं, पहले तो हक्के बक्के कि बाकायदा पुलिस की निगरानी में सबके सामने हमने में अंतिम संस्कार कराया, जिसके कत्ल का मुकदमा हमारे माँ बाप पे चला, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही, जिसके मर्डर का जो फल है, जो किस्मत का खेल है, हम भुगत रहे हैं, वो महिला जिंदा है। तो या तो इन लोगों से कोई गलतफहमी है, या तो ये लोग क्राइम ब्रांच से नहीं मजाक कर रहे हैं। लेकिन नंबर से लेके सारी चीज़ें मैच कराई गई। ये भी हुआ कि आप COG नंबर से फ़ोन कीजिए, वो भी हुआ। तो फिर अब क्या करें। मजबूरी थी कि अब जाना पड़ा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि माजरा क्या है। वैसे तो इन्हें पूरा यकीन था कि हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई हो। इधर प्रहलाद जो था वो तो जाता है, लेकिन जो प्रकाश है वो कहता है कि मेरी आखिरी स्थिति है, मैं उतनी दूर क्या जाऊँ, फालतू ड्रामा। चूँकि सबको लग रहा था कि बात इसमें कुछ है नहीं। फिर भी पुलिस का कहना था तो ये लोग जाते हैं। जो प्रहलाद था वो जाता है, बाकी गांव के कुछ और लोग जाते हैं। जाने के बाद फिर एक तरह से दिखाया जाता है कि कौन है। अब जैसे देखते हैं तो देखने के बाद फिर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं, ये तो सिर्फ भीगी बहन ही थी। इसमें कोई डाउट, कोई शंका ही, इसमें से किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं। प्रकाश फौरन पहचान जाता है कि ये तो उसी के घर की बहू है, यानी जो प्रहलाद था। अब जैसे ही पहचानता है तो फिर हक्का बक्का। अब यहीं से जो कहानी है फिर से निकल के दूसरी सामने आती है। जब पूछताछ होती है तो एक अलग थ्योरी निकल के सामने आती है जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल जो साल 2019 है, इसी साल एक जगह है खिमाना, जहाँ पे इस भीखी बहन का मायका था, उसी के जस्ट बगल एक दूसरी जगह पे चोरी होती है। और ये चोरी कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये चोरी लगभग 20 लाख रुपए की थी। अब 20 लाख रुपए की चोरी थी तो पहले पुलिस वालों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की कि चोर कौन था, किसने चोरी की। जब पुलिस फेल हो गई तो फिर इस मामले को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। अब क्राइम ब्रांच बाकायदा जांच करती है। जांच करने के बाद जो गुनहगार थे उनके पूरे गिरोह को पकड़ती है। पकड़ने के बाद अब सबसे पहले यही था कि आप लोगों ने क्या पहले कोई और गुनाह किया, तो सबसे इस बारे में पूछा गया। तो उसी में से एक शख्स था जिसका नाम था बिभूजा राठौर, उससे भी जब पूछा गया तो थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें वो करने लगा। लेकिन अंत में जब पुलिस और क्राइम ब्रांच जो भी अपने तरीके से अपना अंदाज अपनाती है, तो फिर इसने कहा कि साहब मैंने साल 2005 में एक गांव है जिसका नाम है बालवा गांव, इसी गांव में अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक लड़की का कत्ल किया था और उस लड़की को अपनी ही प्रेमिका का शक्ल दे दिया था। अब जैसे ये बात क्राइम ब्रांच वाले सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि वो प्रेमिका कौन है, वो लड़की कौन है। फिर ये सारी चीज़ें जब पूछी जाती है तब पूरी कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल जब भीखी बहन की शादी हुई
तो शादी होने के बाद से ही जो पति था, जब से बच्चा हुआ तब से लगातार कभी अहमदाबाद रहा, कभी मुंबई रहा। तो गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जब पति कहीं बाहर हो तो जो पत्नी है उसको मायके वगैरह थोड़ा ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है कि आप मायके 1 आध 2-3 महीने रह लीजिए। पति है तो कम वक्त मिलता है। तो ऐसे ही जो भीखी बहन थी उसको भी वक्त मिल गया, लगातार अपने मायके रही। इसी दौरान मायके में रहने के कभी गांव में किसी दूसरे घर पे जाती, कभी आसपास के इलाकों में घूमती रहती, कभी आम के खेत के पास, आम की बागों के पास, कभी तालाब के पास। आमतौर पे जो करती हैं लड़कियां मायके आने के बाद पहले घूमती भी है। तो जब ये घूमने लगी तो इसी दौरान इसकी मुलाकात बगल के गांव के एक लड़के से होती है। और इस टाइम तक भीखी बहन की जो उम्र थी बमुश्किल 21 साल, और वो लड़का था विभूजा राठौर। अब मुलाकात हुई, मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ गई, दोनों में दोस्ती आगे बढ़ गई, दोनों में प्यार हो गया। प्यार भी इस कदर कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब मायके में थे तो सारी चीजें ठीक चलती रही। दोनों जब चाहते तब मिलते, जैसे चाहते बात कर लेते। फोन वगैरह का तो उतना जमाना था नहीं, तो जब इशारा होता, जब बात करने का मन होता, मिल लेते, बातचीत कर लेते, वो तमाम चीजें। लेकिन अब कुछ महीनों बाद फिर इसको अपने ससुराल आना था, बालुआ गांव। तो फिर अपने उस आशिक को वहां पे छोड़ के ससुराल आ जाती है। इधर ये ससुराल आ तो जाती है, लेकिन मन में पति के अलावा वही बस चुका था। पति कुछ भी नहीं रह गया। अब वो पति के रूप में विभूजा राठौर को मान चुकी थी। अब विभूजा भी अक्सर ऐसा करता कि जब उसका मन होता तो चोरी छुपे आ जाता गांव में मिलने, क्योंकि गांव में बूढ़े माँ बाप थे। जो पति था वो शहर था, जो बाकी जेठ थे प्रहलाद वो कहीं और भी रहा करते थे। तो अक्सर आता, रात भर रुकता, सुबह होने से पहले चला जाता। सारी चीजें चलती रही, वक्त दर वक्त गुजरता रहा। लेकिन साल 2005 में जब उसका पति ओरिजिनल वाला प्रकाश, जब उसने फोन किया, कांटेक्ट किया और कहा कि अब मेरे पास अच्छा फ्लैट हो चुका है, मेरे पास बढ़िया नौकरी है, मैंने बढ़िया पैसा कमा लिया है, तो अब मैं तुमको और अपने बच्चे को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अब जैसे ये बात विभूजा सुनता है, साथ ही भीखी बहन जानती है कि अब ऐसा हो जाएगा, हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो फिर इन दोनों ने सोचा कि अब ऐसे कब तक चलेगा, और वहां चले गए तो फिर न बात होगी न मुलाकात होगी। अच्छा, ये भी नहीं संभव था कि उसके साथ ही भाग जाए, क्योंकि साल 2005 में इतनी दुनिया किसी ने देखी नहीं थी, ना सोशल मीडिया ना इंटरनेट। इतनी जानकारी नहीं थी कि भाग के कहाँ जाएं, कैसे रहें। इधर पुलिस प्रशासन का भी डर, इधर बदनामी का भी डर, यानी तमाम चीजें थी। अब एक दूसरे के साथ रहना भी था, पति के होते हुए रहा नहीं जा सकता था। पति का कुछ बुरा करने से के बारे में ये सोच नहीं सकती थी, तो फिर करे क्या। फिर इनके दिमाग में आया कि चलो भाग चलते हैं। लेकिन भागने का जब ख्याल दिमाग में आया तो फिर एक दिक्कत आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भाग के जाऊं और मेरा पति मुझे खोज ले, इधर मुकदमा लिखा दे, जो मेरा आशिक है वो फंस जाए। तो फिर इनके दिमाग में एक प्लान आया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं भागूं तो, लेकिन मेरी तलाश ही ना हो। और एक शख्स अगर जिसकी तलाश ना हो, इसका मतलब या तो उसका कोई देखने चाहने वाला नहीं है, या तो वो मर चुका है। अब इस महिला के जानने वाले, पहचानने वाले तो बहुत लोग थे, सास ससुर थे, जेठ थे, पति था, बेटा था। तो फिर क्या, तो एक ही चाह रहा था कि अगर ये महिला मर जाए तो मरने के बाद तो इसकी तलाश कोई करेगा नहीं। तो फिर यहीं से तलाश और यहीं से कहानी शुरू हुई इस भीखी बहन के कत्ल की। यानी इस लड़की को, इस महिला को और इसके आशिक को इसी का ही कत्ल करना था। कत्ल भी करना था, इसको जिंदा भी रखना था, फिर लेकिन मरना भी था, तमाम चीजें। और यहीं से फिर इन्होंने तलाश की एक ऐसी महिला का जिसको अगर ये लोग मार दें तो फिर उसके पीछे कोई रोने वाला ना हो। ये तलाश करते रहे, किस्मत ने इनका साथ दिया। एक लड़की जिसका नाम था श्रद्धा, जो कुछ मंदबुद्धि थी, संयोग से इनके सामने पड़ जाती है। श्रद्धा जो थी दर बदर भटकती रहती थी। कई बार उसका कई लोगों ने रेप भी किया था, कई बार अलग अलग लोगों ने उसको अपना शिकार बनाया। उसका शिकार होता, उसको एक तरह से हैरेस किया जाता, तब भी वो कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि ना उसको कोई समझाने वाला था, ना उसके पीछे घूमने वाला। वहीं से इन दोनों ने उस पागल लड़की को अपने कब्जे में लिया, उसको खाना दिया, उसको अच्छे कपड़े दिए, थोड़ी सी उसके केयर की। जब होता तो उससे मिलते दूर जाके सुनसान जगहों पे, ताकि कोई जाने भी ना। अब वो लड़की पागल थी, मंदबुद्धि थी, तो उसको भी ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो इन्हीं लोगों को अपना खुदा मान बैठी, और चूंकि इनका प्लान भी यही था। इसके बाद संयोग से जिस तारीख की ये घटना है, उसी तारीख वो पागल घूमते घूमते इनके गांव आ जाती है। अब जैसे ही गांव आ जाती है, फौरन जो ये थी भीखी बहन, ये देखती है और यहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है। फौरन अपने आशिक से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद उसको बुलाती है
बुलाने के बाद फिर इस लड़की को, जो पागल थी, उसको खाना वगैरह दे के एक जगह छुपा देती है। छुपाने के बाद फिर रात होने का इंतज़ार होता है। इंतज़ार होने के बाद फिर जैसी रात होती है, जो भीखी बहन है निकलती है अपने कपड़े को लेके एक सेट और। उसके बाद इस पागल लड़की को बुलाती है। बुलाने के बाद भीखी बहन और जो उसका आशिक था बिभूजा राठौर, इन दोनों ने उस लड़की का गला घोट के एक खेत में कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर अपने कपड़े उस लड़की को पहनाए। पहनाने के बाद फिर केरोसिन निकाला, यानी मिट्टी का तेल, और इस मिट्टी के तेल को उसके ऊपर छिड़क के आग लगा दी। आग लगाने के बाद फिर वहां से ये लोग भाग गए। उसके बाद इधर जब बच्चा जो था इनका, भीखी बहन का, वो बच्चा जब सोता है, सोने के बाद उठता है, हाथों से अपनी माँ को खोजता है। माँ नहीं मिलती तो फिर रोने लगता है। अब बच्चे की रोने की आवाज़ जब सास ससुर सुनते हैं तो सुनने के बाद सास ससुर खोजते हैं। जब देखते हैं कि बहू गायब है तो फिर गाँव में हो हल्ला होता है। गाँव के सारे लोग अब खोजते हैं, क्योंकि आग जो थी पेट्रोल से लगाई नहीं गई थी, मिट्टी के तेल से लगाई गई थी, तो थोड़ी देर तक वो लाश जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। उसके बाद गांव वाले खोजते खोजते इधर से उधर भटकते रहते हैं और संयोग से उस खेत के पास पहुंचते हैं, और टॉर्च की रोशनी में जब देखते हैं डेड बॉडी, तो मामला पुलिस में जाता है। और चूंकि कपड़े ही थे, शकल जल चुकी थी और कोई डाउट भी नहीं था, तो कपड़ों की वजह से उस महिला की पहचान हो गई और सबने यही मान लिया कि जो मरने वाली महिला है ये भीखी बहन है, और ये इसका जो कातिल है वो कोई और नहीं, इसके सास ससुर हैं, जिन्होंने कत्ल किया और फिर अब खोजने का नाटक कर रहे हैं। मामला पुलिस में गया, पुलिस वालों ने भी यही माना, लेकिन सबूत, गवाही, सारी चीज़ें नहीं मिली। तो मजबूरी में एक शख्स तो पहले ही मर गया, केस का फैसला आने से पहले हार्ट अटैक से, शायद ये सदमा लग गया, गाँव वाले इतना टॉन्ट करने लगे। और एक महिला जिसको 2 सालों तक लगभग जेल में रहना पड़ा, उसके बाद उसको जमानत मिली। तो अजीब सी थ्योरी थी। साल 2005 से कहानी शुरू हुई, साल 2019 में ख़त्म। जब कहानी निकल के सामने आई तो सारे लोग चौंक गए। उसके बाद भीखी बहन लौट के अपने इधर आई। आने के बाद फिर यहाँ से गाँव वालों ने भी अजीब अजीब चीज़ें फिर की। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छा, बहुत लोग कमेंट करते हैं, बड़ा वाजिब सा कमेंट है कि जो मैं कहता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी तो इसमें अच्छी लगी जैसा क्या है। तो अच्छी लगी में ऐसा नहीं है कि ये घटना आपको पसंद आ गई या फिर जो मर्डर हुआ, जो रेप हुआ, ये सारी चीज़ें, ये अच्छी लगने का मतलब ये है कि अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरे सुनाने का अंदाज बढ़िया लगा हो, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।